नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 प्रदान किया। दिल्ली में एक आभासी समारोह में यह पुरस्कार 47 विजेताओं को दिया गया, जिसमें 18 महिलाएं शामिल हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि शिक्षकों को डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए अपने कौशल को उन्नत करना चाहिए। मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बैठक के बाद चीन ने बड़ा बयान दिया है। चीनी सरकार ने अपने बयान में यह आरोप लगाया है कि लद्दाख में तनाव बढ़ाने के लिए भारत पूरी तरह से जिम्मेदार है। साथ ही चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि चीन अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ेगा। मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत के बीच एलएसी पर चीन का अड़ियल रवैया जारी है, जिसके चलते एलएसी पर भारत चीन के बीच टकराव घटने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 4 दिनों के दौरान हुई ब्रिगेडियर स्तर की बैठकों में भी कोई नतीजा नहीं निकला है। लेह लद्दाख के दौरे पर गए सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एलएसी पर हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं, लेकिन भारतीय सेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। अपने दौरे पर सेना प्रमुख ने सेना का हौसला बढ़ाया। भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले को रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में कोरोना परीक्षण को लेकर मंत्रालय ने अपने दिशा निर्देशों में बदलाव किया है, जिसके तहत अब पर्चे के बिना कोरोना का ऑन डिमांड परीक्षण किया जा सकेगा। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना महामारी 2021 में भी जारी रहेगी। उन्होंने दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आने की भी बात कही है। उन्होंने बताया कि कोरोना टेस्टिंग बढ़ी है और कई लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए लगातार कोरोना बढ़ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर वित्त मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन को कड़ाई से लागू किए जाने के कारण जून तिमाही में अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि अब गतिविधियां बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौट रही है। कोरोना से होने वाली मृत्यु दर भारत में सबसे कम है। सीएम केजरीवाल ने कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर कहा है कि लोग बीमार तो पड़ रहे हैं, लेकिन ठीक भी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे कोरोना के आंकड़ों की नहीं, आपकी सेहत की चिंता है। केजरीवाल ने कहा कि हमने राजधानी में टेस्टिंग बढ़ा दी है। टेस्टिंग कम कर दी जाए तो आंकड़े भी कम हो जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल ने आज राज्य व्यापार रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2019 की रैंकिंग जारी की है। रैंकिंग में पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाले पीएम मोदी के आह्वान पर जहाज रानी मंत्रालय में अमल शुरू हो गया है। जहाज रानी मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि प्रमुख बंदरगाहों ने अब भारत में बने पोत खरीदने या किराए पर चलाने का फैसला किया है। इसके लिए भारत में बने उत्पादों का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं बंदरगाहों पर बड़े जहाजों को खींचने वाली नाव भी स्वदेशी होंगी। ये काम मेक इन इंडिया के तहत पूरा होगा। भारत आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोरोना पर एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले लोगों को कोरोना टेस्ट कराना होगा। खासकर हवाई, रेल और बस यात्रियों के लिए ये अनिवार्य होगा। एलएसी पर चल रहे विवाद के बीच भारत सरकार ने चीन के कई मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाया है। इसमें गेमिंग ऐप से लेकर डेटिंग, बिजनेस और दूसरी तरह के ऐप शामिल हैं। बैन के बाद चीनी कंपनी टेंसेंट को करीब 2,48,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। सुशांत मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम और एम्स की फोरेंसिक टीम आज अभिनेता के फ्लैट पर पहुंची। सीबीआई की टीम के साथ सुशांत की बहन मीतू सिंह के अलावा सिद्धार्थ पिठानी, केशव नीरज भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि अभिनेता के घर पर क्राइम सीन फिर रिक्रिएट किया जा रहा है। ड्रग मामले में एनसीबी को शोभित चक्रवर्ती और सैमुल मिरांडा की 9 सितंबर तक रिमांड मिल गई है। एनसीबी की टीम ने लंबी पूछताछ और गुत्थी सुलझाने के लिए अदालत से दोनों की हिरासत की मांग की थी, जिसको लेकर कोर्ट ने दोनों को 9 सितंबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया है। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने आरोप लगाया है कि कम से कम सरकारी राशन और अधिकतम निजीकरण की राह पर केंद्र चलने लगा है, तभी तो केंद्र सरकारी दफ्तरों को स्थायी स्टाफ मुक्त बनाना चाहता है। राहुल गांधी ने कहा कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी और युवाओं के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने छात्रों को पढ़ाई के बोझ से राहत देने का ऐलान किया है। सीएम हेमंत ने कहा कि 10वीं और 12वीं के कोर्स में औसतन 40% की कटौती करने जा रहे हैं। इसके लिए शिक्षा विभाग की हाई लेवल कमेटी गठित की गई है। ये कमेटी कोर्स कम करने पर सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। भारतीय कंपनियों ने दुनिया के कई रेडीमेड गारमेंट्स के टॉप ब्रांड का बिजनेस हासिल कर चीन को बड़ा झटका दिया है। जर्मनी के ब्रांड मार्क पोलो ने अपना नया ऑर्डर भारतीय वेंडरों वारसा इंटरनेशनल को दिया है, जबकि कार्टर नाम के ब्रांड ने भारतीय कंपनी एसपी अपेरल्स को ऑर्डर दिया है। इससे पूर्व दोनों
कंपनियां चाइना की कंपनियों को ऑर्डर देती थी। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश में यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। रेल बोर्ड ने जबलपुर पश्चिम मध्य रेल जोन में इंटरसिटी और एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने को मंजूरी दे दी है। जबलपुर जोन से 4 गाड़ियां रवाना की गई हैं। केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय ऑटो कंपनियों को घाटे से उबारने का मूल मंत्र दिया है। बैठक में गोयल ने कहा कि भारतीय कंपनियां रॉयल्टी के तौर पर मूल कंपनियों को करोड़ों डॉलर दे रही है। इसे बचाने से मंदी से उबरा जा सकता है। करोड़ों डॉलर की अघोषित संपत्ति के विवाद में फंसे रिटायर्ड जनरल सलीम बाजवा का इस्तीफा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नामंजूर कर दिया है। कल बाजवा ने प्रधानमंत्री के सूचना सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इमरान के फैसले से बाजवा को राहत मिल गई है। अब बाजवा चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के चेयरमैन बने रहेंगे। बिहार चुनाव की आहट के बीच नेताओं के दावों और वादों का दौर शुरू हो गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी ने बेरोजगारी हटाओ नाम से आंदोलन शुरू करने की बात कही है। सीतापुर जेल में बंद सपा नेता और सांसद आजम खान पर यूपी सरकार एक और शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। सरकार ने गाजियाबाद और लखनऊ हज हाउस के निर्माण की जांच कराने का फैसला किया है, ताकि इसके निर्माण की गड़बड़ियों को जनता के सामने लाया जा सके। कोरोना महामारी के चलते गिरती अर्थव्यवस्था के बीच भारतीय कंपनियों ने रिकॉर्ड 3100 करोड़ डॉलर की इक्विटी पूंजी जुटाई है। महामारी से पटरी से उतरती आर्थिक गतिविधियों के बावजूद निवेशक भारत में पैसा लगा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार बैंक और वित्तीय संस्थानों ने सबसे ज्यादा 1368 करोड़ डॉलर का फंड जुटाया है। वहीं ऊर्जा क्षेत्र में 705 करोड़ डॉलर इकट्ठे किए गए हैं। केंद्र ने बीपीसीएल का निजीकरण करने से पहले कर्मियों को तोहफा देने का ऐलान किया है। सरकार कर्मचारियों को मार्केट रेट के मुकाबले 1/3 भाव पर एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन देगी। इसके लिए कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि बीते महीने कर्मचारियों को बीआरएस देने की पेशकश की गई थी, लेकिन इसके लिए बेहद कम लोगों ने आवेदन किया था। मोदी सरकार ने महंगाई भत्ता बंद करने के बाद कर्मचारियों को एक और झटका दिया है। वित्त मंत्रालय ने दफ्तर के खर्चे पर रोक लगा दी है। इसके चलते केंद्रीय कर्मचारी अपने दफ्तर में आने वाले मेहमानों को सरकारी खर्चे पर चाय नहीं पिला पाएंगे। अब उनको अपने खर्चे से चाय पिलानी होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओडिशा भाजपा की कार्यकारिणी बैठक को डिजिटल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अर्थव्यवस्था का तो ख्याल रखा ही, साथ ही आपदा को अवसर में बदलने का काम भी किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने लॉकडाउन लागू करने का निर्णायक फैसला किया, ताकि लोगों के जीवन की रक्षा हो सके। यूपी के सहारनपुर नगर निगम ने मास्क एटीएम लगाने की शुरुआत कर दी है। शहर में लगाई गई पहली मास्क एटीएम का सहारनपुर नगर आयुक्त ने उद्घाटन किया। नगर आयुक्त ने कहा कि एटीएम से निकलने वाले मास्क की कीमत 5 रुपए रखी गई है। एटीएम से मास्क लेने के लिए 5 रुपए का सिक्का डालेंगे तो 1 मास्क बाहर निकल कर आ जाएगा। बिहार की पटना पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक युवक घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि छापेमारी के दौरान पुलिस पर शराब तस्करों ने हमला कर दिया, उनकी वर्दी भी फाड़ दी गई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में नकली मावा और नकली दूध का कारोबार शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि मुझे भोपाल और सीहोर जिले की यात्रा के दौरान इसका अनुभव हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार बदलते ही ये काम शुरू हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय मंत्री और बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नित्यानंद को चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया है। रविशंकर प्रसाद को चुनाव प्रचार समिति का चेयरमैन घोषित किया गया है। वहीं चुनाव प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी मंगल पांडे को दी गई है। इसके साथ ही चुनाव घोषणा पत्र समिति की कमान डॉक्टर प्रेम कुमार को सौंपी गई है। शिक्षक दिवस के मौके पर भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि 2024 और 2029 में भी बीजेपी जीतेगी, लेकिन इसके लिए कुछ खास बदलाव करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों में राष्ट्रवाद और हिंदुस्तान पर गर्व की भावना जगानी होगी। 2.5 करोड़ के इनामी नक्सली गणपति की तेलंगाना पुलिस के सामने हथियार डालने की चर्चा है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। वहीं सीपीआई माओवादी नक्सली गणपति को महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और बिहार की पुलिस तलाश रही है। बताया जा रहा है कि वो अब नक्सल छोड़कर समाज की मुख्यधारा में आना चाहता है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंत की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। महंत को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका आईसीयू वार्ड में उपचार चल रहा है। प्रफुल्ल कुमार महंत के बेटे ने बताया है कि पूर्व सीएम का ब्लड प्रेशर अचानक अप डाउन हुआ था। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश में अब जिलों में डीएम नियुक्त करने के लिए परफॉर्मेंस का पैमाना होगा। इसके लिए यूपी कैडर के आईएएस अधिकारियों की परफॉर्मिंग रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसमें विकास कार्य को गति देना, जनता के साथ न्याय करना, जनता की समस्याओं को सुनकर निपटाना और लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने सहित
कई मानक शामिल हैं। झारखंड की छऊ नृत्य कला के पुरोधा और पद्मश्री मंगला प्रसाद मोहिंती का निधन हो गया है। 88 वर्षीय पद्मश्री मोहिंती ने जमशेदपुर के कदमा आवास पर अंतिम सांस ली। वो कई सालों से गंभीर बीमारी से ग्रस्त चल रहे थे। मंगला प्रसाद मोहिंती ने विदेशों में भी भारत का नाम ऊंचा किया था। इसके लिए उन्हें साल 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हिमाचल के मंडी जिले में पहाड़ दरकने से चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी मलबा आ गया है, जिसके चलते मंडी कुल्लू हाईवे पर आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। बताया जा रहा है कि लगातार पत्थर गिरने से मार्ग को खोलने का कार्य शुरू नहीं किया जा सका है। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने वाहनों की आवाजाही रोक दी है। मथुरा जेल से छूटने के बाद डॉक्टर कफील खान ने अपनी नौकरी के लिए यूपी सरकार से गुहार लगाई है। डॉक्टर कफील ने सीएम योगी से अपील की है कि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के तौर पर उनकी नौकरी को बहाल किया जाए, ताकि वो कोरोना वॉरियर बनकर समाज और देश की सेवा में अपना योगदान दे सकें। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश के प्रस्ताव पर मायावती ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार एक बार फिर SC/ST वर्ग के लोगों को अनेकों प्रलोभन आदि देकर उनके वोट लेने के जुगाड़ में है, जबकि पूरे शासनकाल में इन्होंने इन वर्गों को घोर अनदेखी की है। 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे राजस्थान के 11 लाख बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। बेरोजगारों को उम्मीद है कि शिक्षा विभाग इस भर्ती परीक्षा पर 7 सितंबर तक फैसला ले लेगा। बता दें कि सीएम गहलोत ने 24 दिसंबर 2019 को 31,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए मेरिट भर्ती परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली की करीब 48,000 झुग्गीवासियों पर बुलडोजर चलाने के मामले में राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सीएम केजरीवाल पर गरीब जनता को ठगने का आरोप लगाया है। साथ ही विकल्प के तौर पर व्यवस्था करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने दिल्ली और केंद्र दोनों पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बढ़ती जनसंख्या को कोरोना से ज्यादा खतरनाक और विस्फोटक बताया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस से हम सीधे प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन बन रही है, अब जनसंख्या के लिए भी कानून रूपी वैक्सीन आना बेहद जरूरी है। यूपी सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख कोरोना संक्रमित हो गए हैं। औलख ने फेसबुक पर खुद पोस्ट कर यह जानकारी दी है। औलख ने कहा कि खुद को डॉक्टर्स की सलाह पर होम आइसोलेट कर लिया गया है। बता दें कि बलदेव सिंह औलख रामपुर के रहने वाले हैं। सासाराम के शिक्षण संस्थानों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शिक्षक दिवस मनाया। इस दौरान पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के तस्वीरों पर माल्यार्पण किया गया। बता दें कि लॉकडाउन में सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं। ऐसे में कुछ समय के लिए स्कूल खोलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए ज्यादातर लोग रक्तदान से बच रहे हैं। ऐसे में सासाराम के करपुरवा के 20 युवाओं ने की टोली सराहनीय काम कर रही है। इन लोगों ने सामूहिक रूप से ब्लड डोनेशन ग्रुप बनाया है। लोगों को आवेदन करने पर मुफ्त में रक्त दिया जाता है। UAE में खेले जा रहे IPL 2020 का शेड्यूल रविवार को जारी किया जाएगा। कोरोना महामारी के बीच ये टूर्नामेंट 53 दिन तक चलेगा। इस टूर्नामेंट में सभी 8 टीमों के बीच 14-14 मैच खेले जाएंगे। इसके अलावा एक एलिमिनेटर, 2 क्वालीफायर और फाइनल समेत IPL में कुल 60 मैच होंगे। ओलंपिक 2028 को लेकर खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि 2028 ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले टॉप 10 देशों में भारत भी शामिल होगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने लक्ष्य पूरा करने के लिए ओलंपिक टास्क फोर्स का गठन किया है। वहीं खेल मंत्रालय ने चैंपियन तैयार करने के लिए जूनियर खिलाड़ियों के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू की है। साउथहैम्पटन में खेले गए पहले T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 2 रनों से मात दी है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए डेविड मलान और बटलर की पारियों की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 162 रन बनाए, जबकि जवाब में ऑस्ट्रेलिया 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 160 रन भी बना सका। इंग्लैंड के डेविड मलान को मैन ऑफ द मैच चुना गया। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को IPL की 2 फ्रेंचाइजियों ने अपने साथ खेलने का ऑफर दिया है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से NOC नहीं मिलने के चलते मुस्तफिजुर के उम्मीदों पर पानी फिर गया है। रिपोर्ट के अनुसार मुंबई और कोलकाता फ्रेंचाइजी मुस्तफिजुर को अपने स्क्वाड में शामिल करना चाहते थे, लेकिन बांग्लादेश को अगले माह श्रीलंका का दौरा करना है, इसलिए BCB ने NOC देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को एक बार फिर भारत से परेशानी होती नजर आ रही है। इसको लेकर PCB अध्यक्ष एहसान मनी ने कहा कि ICC में बीते कुछ वर्षों से भारत का दबदबा है। उन्होंने कहा कि 6 साल से टॉप 3 देशों में भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के ही लोग ICC चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे हुए हैं।
क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवावा ने अपने जन्मदिन के मौके पर आंखों से लाचार लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया है। रिवावा जडेजा ने कहा है कि वो आंखों से कमजोर लोगों की मदद करना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें दान करने का फैसला किया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।